हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और आप लोग डीआई का सीरीज डेली करते हैं, इस बात की भी उम्मीद है। ठीक है, डेली करना पड़ेगा भाई, देखो डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, आपको ही होगी। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरा तो रिवीजन हो ही रहा है। ठीक है, चलिए फिर अब ये आज का हमारा पहला सेट है, इसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, अब आज तो आप लोग सही से दिख रहा हो ना, मैं इसको थोड़ा घुमा दिया फ़ोन को। ठीक है, लैंडस्केप में कर दिया है। चलिए पढ़ते हैं, ये तो पढ़ के फ़ायदा नहीं है, ये पढ़ते हैं। एमबीए के विभिन्न विषयों में यानी सब्जेक्ट में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, यानी कि टेबल में हमें जो ये प्राप्त जो इनके अंक है ना, ये प्रतिशत में है, हमें ये बोल दिया ऊपर। ये चीज़ें कभी कभी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप जैसे कि ये सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो 150 में से 66 मिले, तो ये 66% है 150 का, 66 मार्क्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बात हमें ऊपर लिख के बता दी है। एमबीए के विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। ठीक है, एंड इंग्लिश में बता दें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीए। समझ गए आप लोग। चलिए ये रही टेबल को थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स गलत, अरे यार सब्जेक्ट्स नहीं है, तो नहीं सब्जेक्ट्स सही तो हैं। अच्छा मुझे थोड़ा गलत, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये थोड़ा सा नहीं, सही है सही है सही है सही है। यहाँ पे मुझे लगता है 2 कॉलम बने, 1 कॉलम और बनना चाहिए था, यहाँ पे नेम लिख कर आना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट्स यानी ये सब्जेक्ट्स हैं, और ये नेम, यहाँ पे एक नेम का कॉलम होना चाहिए था, सब्जेक्ट इसमें मिक्स होना चाहिए था। ठीक है, खैर छोड़ो, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट्स ये हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 ही हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम है अमीशा, रक्षित, सूजे, गरिमा, प्रवीण, अनीता। ठीक है, ये हमारे नाम है। एंड ये जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं, यानी 150 में से ये नंबर है, और ये नंबर परसेंटेज में है। हमें ऊपर भी बताया था ना, द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है, नंबर नहीं दिए हुए हैं। तो यानी अमीशा के स्टैटिक मैनेजमेंट में 66% आए हैं, 66% 150 में से। एंड रक्षित के 82% आए हैं, और 82% 150 का आया है। ठीक है, तो ये समझ गए आप, ये 100 का है, और ये कंपनसेशन मैनेजमेंट 150 का है, कंज्यूमर बिहेवियर 125 का है, सर्विस मार्केटिंग 75 का है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 50 का है। फाइनल जो मतलब टोटल मार्क्स हैं ये ऊपर ब्रैकेट में दे रखे हैं, उसमें से 50 में से 90% आए हैं अमीशा के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इस तरीके से है। चलो फिर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मार्क्स डिड अमीशा गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। यानी अमीशा ने टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, और किस में बात कर रहा है, सब्जेक्ट्स टुगेदर, यानी अमीशा को सभी विषयों में मिलाकर कितने अंक मिले हैं। ठीक है, अब ये देखो ठीक है, हम यहाँ चेक क्या करेंगे, ये सब हमें दे रखा है परसेंटेज में। अब हम इन सब की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 36, यानी 36 परसेंटेज वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम सबका तो निकालेंगे, हमें टाइम लगेगा, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जिसका पूछा उसका निकालेंगे, क्योंकि 36 एक साथ निकाल के रख देंगे उसमें टाइम लगेगा, उतनी देर में तो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसने हमसे पूछा अमीशा को सभी विषय में मिलाकर कितने अंक मिले, यानी कि अमीशा को इसमें इन सब में 6 के 6 सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स मिले, ये हमें पता लगाना है। और पता लगाने के लिए ये 66% है, 150 के पहले 66% निकालो, लिखो, फिर 75% निकालो 100 का 75% तो 75 ही होगा, ये तो समझो कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। ये समझ गया ना आप क्या है, 100 में से 75 आए, तो ये पूछ रहा है 75 100 कितना परसेंट है, तो जाहिर सी बात है 75% है। 100 में से 75 आए तो 75% ही होगा, क्योंकि 100% 100 तो अपने आप में 100% है। अब 100 में से 75 आ गए तो 75% आए। ठीक है, तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि ब्रांड मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से मार्क्स हैं, जो लिखे हुए हैं ये परसेंटेज भी यही है, मार्क्स भी यही है। अगर 100 में से हमें 20 मिलते हैं तो इसका मतलब 20% मार्क्स आए हमारे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 100 में से 56 है, यानी 56% मार्क्स है, और 100 में से 70 तो 70% मार्क्स हैं, 88 तो 88% मार्क्स हैं। समझ गए ना। हालांकि ये सब कुछ हमें परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन 100 में से 100 का 75% कितना होगा, 75 होगा। 100 का 76% कितना होगा, 76 होगा। 66 का 76% कितना होगा, 66 ही होगा। 100 में से बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 150 में अलग होगा, यहाँ पे भी 150, यहाँ पे 125, यहाँ पे 75, यहाँ 50। ठीक है, समझ गए ना। तो एक ही सब्जेक्ट है जिसके परसेंटेज और मार्क्स सेम है। समझ गए। चलिए फिर
अब हमेशा की बात हो रही है तो 66% का 150 निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और फिर 75% 75 हो जाएगा हमारा। अब 88% 150 का वो लिख देंगे। फिर 56% 125 का वो लिखेंगे। 56% 75 का वो लिखेंगे। 90% 50 का वो लिखेंगे। और फिर निकाल के सबको जोड़ेंगे तो हमें वही पूछा कि जोड़कर कितना आएगा। तो इतना हम परसेंटेज तो निकालने वाले हैं नहीं, है ना। इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिजिट सम का यूज करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, कल बच्चे कह रहे थे टेलीग्राम पर कि डिजिट सम आपने नहीं कराया, इसका मतलब मैंने नहीं कराया ना डिजिट सम। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिखा दो डिजिट सम क्या होता है, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे हम, 66% ऑफ 150 निकालना है। 66% ऑफ 150 प्लस, क्योंकि जोड़ना है हमें सबको। अब 75% ऑफ 100, पहली बात तो 75 ही होगा, प्लस 88% ऑफ 150, क्योंकि 88% 150 में से है ना। अब 56% प्लस 56% ऑफ 125 एंड 56% ऑफ 75, ठीक है। एंड 90% ऑफ 50, ठीक है। ये हमारा टोटल है, दिख गया ना आप लोगों को? हाँ, ये टोटल है। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अब हम डिजिट सम से करेंगे तो डिजिट सम निकाल लेते हैं हम, ठीक है। पहले हम इसके आंसर्स के डिजिट सम निकाल लेते हैं। 4 3 7 और 7 3 11, 11 का मतलब 2। तो पहला जो हमारा ऑप्शन दे रखा है उसका डिजिट सम कितना है, 2। अरे यार 4 3 7 क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ यार, गलत बोल रहा हूँ। 4 3 7 और 7 7 14, 14 का डिजिट सम हुआ 5, ठीक है। सॉरी यार, दिख नहीं रही क्या? 5 हो रहा है। अब मैं एक बार डिजिट सम सही से समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे 347 है, 347 का मतलब कि इन सबको जोड़ दो। 4 3 7 7 7 14, जोड़ के कितना है, 14। अब इसे भी जोड़ दो, 4 1 5, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, 5 आ गया। अरे यार दिखा ही नहीं आप लोगों को, सॉरी, आदत नहीं है ना बाबा फ़ोन ऊपर नीचे करने की। खैर छोड़ो, दोबारा समझा दे रहा हूँ। मान लो कोई संख्या है 2 8 9 7 5, इसका डिजिट सम निकालना है, समझ गए। अब डिजिट सम निकालना है तो पहली बात क्या करेंगे हम, 9 तो हमारा, अच्छा डिजिट सम में जब भी 9 हो जाए समझ लो कि 0 हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी 9 बन जाए वहाँ पे 0 हो जाएगा, उसे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब 9 है, इसे हटा दो, इसे जोड़ना ही नहीं है। 7 8 9, इसे भी नहीं जोड़ना है, हटा दो। 8 5 13, अब 13 का फिर से डिजिट सम होगा 2 3 1 4। डिजिट सम का मतलब है इन सब डिजिट को जोड़ना है जब तक कोई सिंगल डिजिट ना बन जाए, ठीक है। तो ये 2 डिजिट थे तो इन्हें जोड़ दिया, 3 1 4 फिर 4। अब इसका डिजिट सम कितना हो गया, 4 हो गया। बस याद रखना जहाँ पे भी 9 बने वो उसे हटा दो, उसे नहीं गिनना है, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन 347 है हमारा क्वेश्चन में, तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14, 14 का अब जो डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4 1 5, ठीक है। पहले ऑप्शन का डिजिट सम 5 आ गया। अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, 463। 6 3 9, 9 हटा दो, उसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 9 0 बन जाता है, 4। दूसरा डिजिट सम क्या हो गया हमारा, 4। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। 6 3 9, इसे हटा दो, 0 हो जाएगा, 5। दूसरा कितना है, 5, ठीक है। अब ये चौथा कितना है, 8 और 8 4 12, 12 7 तो हमारा हो गया 7 8, 12 7 19। तो 19 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 1 10, ठीक है, 10 हो गया। अब 10 का डिजिट सम कितना होगा, 1। चौथे का आ गया 1, ठीक है। अब लास्ट वाला तो नन ऑफ दीज है, खैर छोड़ो। तो अब हम डिजिट सम इसका भी करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन का डिजिट सम जो भी आएगा, इसमें से जो भी आएगा उस पर वो हमारा आंसर होगा। अगर 5 आया तब तो हमें दिक्कत हो जाएगी, 4 आया तो ये आंसर हो जाएगा, 1 आया तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकाल के देखते हैं क्या आता है। चलो 66 का 6 6 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, ये ऑफ की जगह गुणा का चिन्ह आ गया। 5 1 6 प्लस 7 5 12, 12 का मतलब 3 गुणा 100, 100 का मतलब 1, ये तो 3 ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्लस 8 8 16, 16 का मतलब 6 7, 5 1 6, 6 5 11, 11 का मतलब 1 1 2 गुणा 125 का कितना हो जाएगा, 5 6 7 1 8, प्लस आ जाएगा, इसको थोड़ा ये कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो प्लस है ये, ठीक है।
ये वाला हो गया 6 5 11 का 1 हासिल 11 11 का मतलब 2, 5 6 7 1 8, ठीक है। 6 5 11 का मतलब 2 गुणा 7 5 7 5 12, 12 का मतलब 3, तो गुणा 3 होगी, ठीक है। प्लस 9, ये तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा और गुणा 50 यानी 5, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 9 का यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब जीरो हो जाता है। मैंने बताया डिजिट सम जीरो हो गया। अब गुणा, अब इसका कितना आएगा, 5 और जीरो को प्लस करेंगे तो 5। अब जीरो की गुणा 5 में करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो इसको लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। मतलब जोड़ो ही मत, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 18, अब 18 का डिजिट सम कितना होगा, 8 1 9, 9 ये तो जीरो हो जाएगा, हटाओ। प्लस 3 एकम 3, 7 6 42, 42 का मतलब 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 का मतलब सॉरी 8 दूनी 16, 16 का मतलब 6 1 7, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। ये आया हमारा, ठीक है। इन सबको जोड़कर एंड इसको जोड़ लो, 6 6 12, सॉरी 6 3 9, तो इसको हटा दो, 9 जीरो बन जाएगा। अब 6 6 12 13, 13 का मतलब 4, इसका डिजिट सम आया, ठीक है। तो इस पूरे का डिजिट सम कितना आया, 4 आया। अब 4 हमारा ऑप्शन में कितना है, दूसरा वाला, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 463 हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए आप लोग, ऐसे करना है, ये होता है डिजिट सम, ठीक है। अब आप कहोगे इतने में तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते, नहीं कर पाते। इसका 66% निकालते फिर यहाँ लिखते, 75% निकालते यहाँ लिखते, 88% निकालते यहाँ लिखते, 56% निकालते 125 का यहाँ लिखते, मतलब कैलकुलेट ही करते रह जाते, ठीक है। और डिजिट सम से हमने इस पूरी कैलकुलेशन को आसान कर दिया। बस हमें जोड़ना था, जोड़ के जो आए से 2 3 को गुणा करनी थी। छोटे छोटे नंबर थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, समझ गया। तो ये ईजी है, मुझे बताने में भले 10 11 मिनट लग गया हो, ठीक है, लेकिन ये मैं समझा, इसलिए मैंने एकदम छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं थी, ठीक है। और मैंने डिजिट सम कराया भी नहीं था अलग से, इसलिए मैंने इतने आराम से बताया, ठीक है ना। हालांकि एक क्वेश्चन में 10 से 12 मिनट हो गए, खैर छोड़ो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं इस सीरीज इस बैच को चलाने का, ठीक है। जो बच्चे तेज़ हैं उनको तो छोड़ो, वो तो कहीं से भी पढ़ लेंगे। अब जो वीक हैं मैथ में, जिन्हें समझ में नहीं आता है, उनके लिए तो बैठे हम लोग, ठीक है। उनके लिए तो बैच लेके आ रहे हैं, मतलब क्या था फिर बैच लाने का, ऐसे पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए फिर, तो हमारा पहला आंसर हो गया। अब फालतू बकवास नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि स्पीड लेके तो आनी है हम लोगों को। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय गरिमा इन ब्रांड मैनेजमेंट, यानी गरिमा के द्वारा जो अंक प्राप्त किए हैं ब्रांड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हैं वाट परसेंट, कितने परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रक्षित इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो रक्षित ने गरिमा ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए प्राप्त किए हैं और रक्षित ने किए हैं, तो गरिमा के मार्क्स रक्षित से कितने परसेंट हैं, ठीक है, वो हमें बताना है कितना परसेंट है। हिंदी में पढ़ लो, ब्रांड मैनेजमेंट को ब्रांड प्रबंधन बोला जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट में ब्रांड प्रबंधन में गरिमा द्वारा प्राप्त अंक उसी विषय में रक्षित द्वारा प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये बताना हम लोगों को। चलो फिर पहले गरिमा का देख लेते हैं, एक मिनट। गरिमा है और रक्षित है और ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। कहाँ गया गरिमा, ब्रांड एम्बेसडर 88, चलो यहाँ नोट कर लेते हैं, गरिमा का 88 है एंड रक्षित कहाँ गया, रक्षित का 76 है, रक्षित का 76। अब उसने पूछा है कि दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अब उन्होंने पूछा है कि 76 नहीं, हाँ गरिमा का पूछा रक्षित से, तो पूछा है कि 88 76 का कितना परसेंट है, ये पूछा हम लोगों से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 88 76 का कितना परसेंट है, तो 88 ऊपर आएगा 76 नीचे आएगा, गुणे 100, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब 100 हम जिस मेथड से करते हैं उसमें 100 तो किसी काम का आता नहीं। अब ऑप्शन एक बार चेक कर लो तुम, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है उसी हिसाब से मानेंगे ना। ऑप्शन दे रखा है 76.56%, 201%, 115%, 163%, ठीक है। अब हमने 88/76 यानी कि 88 76 से ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा था कि आप जो परसेंट निकालते हो ये समझ में नहीं आया, बाकी डीआई में सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो परसेंट निकालते हो ये समझ में नहीं आया, ठीक है भाई। मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम बेसिक से समझाने में आप लोगों को टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, अगर सिर्फ क्वेश्चन करना होता तो फिर वीडियो इतनी लंबी होती नहीं, ठीक है। चलो फिर भाई जिसको ज़रूरत है वो तो देखेगा ही, खैर छोड़ो।
88 76 से ज़्यादा है, ये हमने पता चल गया। अब 76 से ज़्यादा है, इसका मतलब 76 अपने आप में 100% है। एक बात बता दूं, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मान लो कुछ भी 90 लिख लो, ये भी अपने आप में 100% है। 76 लिख लो, ये अपने आप में 100% है। 80 लिख लो, ये अपने आप में 100% है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 76, इस संख्या का 100% कितना होगा? 76 ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इस संख्या का 100% 76 होगा ना, तो 100% बराबर 76 हो गया। इसका मतलब 100% से ज़्यादा आंसर होगा हमारा। तो अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, नीचे आ जा भाई तू, ठीक है। इसमें 76 तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता चल गया 100% हो गया 76, हमें 88 तक जाना है तो 100% के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 76 इसका आंसर नहीं होगा। एंड 201 मैंने अनुमान लगा लिया कि 201 भी इसका आंसर नहीं होगा, और 150 भी इसका आंसर नहीं होगा। कैसे अनुमान लगाया मैंने? मेरे पास एक ऑप्शन बचा 115%, सॉरी 115.79% और नन ऑफ दिस, दो ऑप्शन बचे मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसी में देखूंगा। अब 200 मेरा आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 200 का मतलब है कि 76 का 2 गुना, 76 का 2 गुना करेंगे तो 88 से ऊपर चला जाएगा, हमें तो 88 चाहिए, इसका मतलब 200 नहीं होगा। अब 163 क्यों नहीं होगा? 163 इसलिए नहीं होगा कि 76 पहली बात तो 100%, और 50% 76 का कितना होगा? 76 का 50% होगा 30, 35, 36, 37, 38, 38 होगा। इसे जोड़ लो, 8 6 14 का 4 हासिल है, 7 3 10 11, 114 होगा। यानी कि इसका 150% 114 होगा। हमें तो 88 चाहिए, दिखाना ये, हाँ 150% 114 हुआ। 100% 76, 50% 38, इसका 50% आधा होता है ना, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से भाग कर दिया, आधा आ गया, यानी 50% आ गया। 100% 50% को जोड़ा तो 150% आ गया, इन दोनों को जोड़ के आ गया 114। अब हमारे पास 88 है, हम 114 के पास पहुंच गए, इसका मतलब आगे चले गए। इसलिए मैंने कहा कि 163 भी आंसर नहीं होगा, मैंने अनुमान लगा लिया, ठीक है। क्योंकि मैं इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो अनुमान लग जाता है। आप लोग भी करते रहो तो अनुमान लग जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो हमारा ऑप्शन केवल 115 होता, यानी थर्ड आंसर हमारा हो जाता। लेकिन नन ऑफ दीज है, तो हम ये देखते हैं कि इसके आसपास हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 100% हो गया हमारा 76। अब हमें 115 के आसपास जाना है, यानी कि 10% अगर मैं निकाल लूँ, 76 का 10% कितना होगा? 76 का 10% होगा 7.6, ठीक है। अब 7.6 अगर मैं 76 में जोड़ दूँ, जैसे कि 7.6 और 76 और 7.6, ये मैं जोड़ दूँ, 6 बात 13 हासिल है 8, 83.6 आ रहा है। इसका मतलब 100% और 10%, यानी 110% कितना आया? 83.6। मुझे जाना 88। अब मैं इसका 5% निकालूँ, 5% कितना होगा भाई? 7.6 का आधा होगा, तो 5% अगर मैं से भाग कर दूँ 2 से, तो 2 3 6, अब 2 8 16, यानी कि 3.8 आया 5%। अब मैं 100% और 10% जोड़ा तो 83.6 आया, इसका मतलब 110% मेरा आया था मेरा 83.6, और 5% मैंने और निकाल लिया। अब 5% और 110% जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा 115%। जोड़ दे रहा हूँ इसको, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 3 3 6 1 9 और 8, 89 यार गलत जोड़ दिया, गलत निकाल दिया क्या? एक मिनट में, 3 3 6 1 7 आएगा, 7 आएगा, 3 3 6 1 7, ठीक है। 8 से 14 का 4 हासिल है, 3 3 6 1 7 8, 87.4 आ गया मेरा। मुझे चाहिए 88, यानी कि 115% से एकदम थोड़ा सा आगे होगा। 115% से थोड़ा सा आगे कौन सा है मेरा? थर्ड ऑप्शन 115.79। तो ये थर्ड आंसर मेरा, बस सॉरी थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गया आप? तो मेरा आंसर कितना हुआ? थर्ड कितना है? 115.79%। तो पता चल गया, ठीक है, कि 88 76 का कितना परसेंट है? 88 76 का 115.79% है। समझ गए ना आप लोग? तो ऐसे निकालते हैं परसेंटेज वाले। अब जो भी परसेंटेज वाला आएगा मैं उसे बहुत आराम से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर, एक कमेंट आया था यूट्यूब पर वीडियो के नीचे कि इस तरीके से मत करा के आप सिंप्लीफाई करो इसको, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन में करते थे। तो एक बात बता दूं मैं, सिंप्लीफिकेशन में जो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए आता है ना, वो एग्जामिनर बनाकर ही ऐसा देता है कि उसमें हम ट्रिक लगा सकें। और ये क्या होता है, ये रैंडमली कुछ भी होता है डीआई में, ठीक है। तो डीआई में हम ट्रिक लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ हो जाएंगे, बहुत से नहीं होंगे। तो हमें डीआई में सिंप्लीफाई, इस तरीके को सिंप्लीफाई परसेंटेज में बदलने के लिए जो मैंने मेथड बताया है उसी को आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये भी बता दे रहा हूँ मैं, अगर डीआई को स्पीड में करना है तो, वरना तो भाई इसको काटते रह जाओ।
88/76 गुणे 100। अब इसे काटो, चलो 2 से काटो, इसे भी काटो, इसे भी काटो, काट पीट करते 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 रहना आप, और उतनी देर में हम अनुमान लगा के कर देंगे अपना। ठीक है, तो ये मेथड आपको, मेरा वाला मेथड आपको अपनाना ही पड़ेगा। मतलब मेरा मेथड नहीं है ये, मैंने जिनसे सीखा है उनका मेथड हो, या फिर उन्होंने जिससे सीखा उनका मेथड हो, जिसका भी हो वो आपको सीखना ही पड़ेगा। जिन्होंने मुझे सिखाया वो भी यही कह रहे थे कि आपको ये मेथड ही सीखना पड़ेगा DI को स्पीड लाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में। समझ गया ना? चलिए 20 मिनट की वीडियो हो गई है, 2 क्वेश्चन हुए 20 मिनट में, अब फटाफट करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस तीसरे क्वेश्चन को। क्या बोला कि व्हाट आर दी एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर इन कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कंपनसेशन मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें सभी स्टूडेंट का जो एवरेज है वो हमें निकालना है। ठीक है, जो उन्होंने मार्क्स यानी अंक प्राप्त करें उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ एक बार। मुआवजा प्रबंधन, इसको बोलते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट को। ठीक है, ये सब्जेक्ट का नाम है। मुआवजा प्रबंधन में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, ये पूछा हम लोगों से। चलिए अब टेबल पढ़ते हैं। सभी, ये क्या हो गया, क्या था ये, चलो छोड़ो। ठीक है, हाँ अब देखो फिर, चलो भाई चलो, हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट ये रहा जिसका टोटल है 150। ठीक है, दिख रहा है ना? अब सभी स्टूडेंट का पूछा है, सभी स्टूडेंट का मार्क्स कितने हैं? 88, 84, 78, 96, 68, 50। अब मैंने एवरेज करना सिखाया आप लोगों को कि जितने भी टर्म्स दे देंगे सबको जोड़ दो और जितने टर्म्स हैं उतने से भाग कर दो गिनकर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप वो काम करोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें ऊपर ही बता रखा है कि ये सारे के सारे परसेंटेज हैं, परसेंटेज में दे रखा है हमें। ठीक है, यानी कि 88% है। अमीषा को 150 में से 88% मिले हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। रक्षित को 150 में से 84% मिले हैं। सुजय को 78% मिले 150 में से। तो ये परसेंटेज है। अब मैं चाहता तो ये टेबल बनाते समय यहाँ परसेंटेज लिख सकता था आप लोगों की आसानी के लिए, लेकिन क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा ना। एग्जाम में ये छोटी सी लाइन लिखी हुई आएगी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये जो इस पर कहाँ गई यार, अभी तो लिखी थी। हाँ ये रहा, MBA के विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत नीचे दे रखा है। ये सब प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें लिखी हुई मिलेगी, इसीलिए लोग जानबूझ के नहीं देते ताकि हम लोग यहाँ गलती कर सकें। समझ गए ना आप लोग? चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि कंपनसेशन मैनेजमेंट में सब पूरे स्टूडेंट्स के, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को निकालकर उन्हें जोड़कर 6 से भाग कर दो। 6 से भाग क्यों करना है? क्योंकि 6 टर्म्स हैं ये, अमीषा, रक्षित, सुजय, गरिमा, प्रवीण, अनीता, ये 6 लोग हैं, इसलिए 6 से भाग करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें करेंगे क्या, देखो मैं पहले करके दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या करता। इन सबको जोड़ूंगा, अब आप लोगों को जोड़ के लो, मैं बता रहा हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। 8 4 12, पहले 8 8 16, 4 20, 6 26, 26 ये तो 0 है। 26 में मैं अगर 8 जोड़ दूँ तो 4 30, 4 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 का 4, 3 कैरी। ठीक है, चलो एंड 8 8 16 और 16 हो गया। और 16 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ यानी कि 26, 26 यानी 25, 25 में अगर मैं ये 5 जोड़ दूँ तो 30, 30 में अगर मैं 7 जोड़ूँ 37, 37 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ 37, 40, 43, 43 में अगर 3 जोड़ूँ 464 हमारा आ गया। ठीक है, 464 आया। अब मैं इसको करूँगा 150 से और 6, ये काम करूँगा मैं। अब ये काम क्यों करूँगा मैं? इसको मैं क्या करूँगा, 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 6 4/4, 1 4 कम 4, 4 6 24, 116 इसका आंसर आ गया। ये काम करता मैं एग्जाम में। ठीक है, अब मैं ये पूरा जो मैंने किया, मैंने क्यों किया, ये मैं पूरा बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, जिसको समझ में आ गया छोड़ो, यानी कि उनको आता है। ठीक है, चलिए जिसको नहीं आता सिखाने के लिए बैठे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे देखो, एकदम 0 से सिखाने की कोशिश करता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ ताकि दिखता रहे सब एक साथ। चलो समझना, ठीक है, दिमाग खोल के बैठना, समझना। देखो 88% हमें दे रखा है 150 का, तो पहले तो हम 88% निकालेंगे ऑफ 150 प्लस, अब 84%, क्योंकि अब अमीषा, रक्षित सबको जोड़ना है ना, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 84% फिर से 150 का ऑफ 150। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब किसका, सुजय का 78%, सुजय किसी का नाम है अपने टेलीग्राम पे ना, तो 88% ऑफ 150 प्लस 96% ऑफ 150।
अब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 96 का भी चलेगा, 68 का भी ऐसे ही आएगा, 50 का भी ऐसे ही आएगा। समझ गया ना आप लोग? दिख रहा है, ठीक है। इधर रखता हूँ थोड़ा, हाँ। तो 96 का भी लिख दिया हमने, 68 का ऐसे ही आगे होगा, 50 का भी ऐसे ही आगे होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से हमें एक चीज़, चलो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। 88 को हम लिख सकते हैं, 88% को लिख सकते हैं 88%, वो 88/100 गुणे 500। 84% को लिख सकते हैं 84/100 गुणे 500 नहीं, सॉरी 150, ठीक है। 78% को लिख सकते हैं हम 100, सॉरी, ठीक है, 78/100 गुणे 150। 96% लिख सकते हैं 96/100 गुणे 150। चलो, अब इस चीज़ में हमें एक चीज़ नज़र आई कि 88 को अगर हम, इसमें भी 150/100 है, इसमें भी 150/100 है, इसमें भी 150/100, इसमें भी 150/100, आगे भी यही होगा, ठीक है। तो इन सब में से हम 150/100 कॉमन ले लेते हैं, 150/100 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या हमारे पास, 88, 84, 78, 96 प्लस आगे दोनों क्या थे, 96, 68 और 50, 68, 50, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसको जोड़ो पहले, इसको जोड़ के कितना आया था, अभी हमने जोड़ा था ना, कितना आया था, हट जा भाई, 646, सॉरी 464, तो आया यहाँ पर 150/100 गुणे 464, ये आया, इसको जोड़ के ये आया, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है, हमें तो एवरेज निकालना है ना, इसलिए एवरेज निकालना है तो 6 से हम भाग कर देंगे। 6 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 6 टर्म्स हैं, 6 लोग हैं, इसलिए 6 से भाग कर रहे हैं। 6 लोगों का हमें निकालना है तो 6 से भाग करेंगे, ठीक है। अब इसको समझ पा रहे हैं आप, ये कैसे आया, मैंने 1 2 3 ये 3 लाइनें माइंड में कर ली, बस इतना मैंने लिखा था सबसे पहले, ये तो लिखा था मैंने, देखो ये तो लिखा है मैंने, 150/100 चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, तो गुणा में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। तो 1 2 3 ये पूरा का पूरा मैंने माइंड में कर लिया था, माइंड में करके बस मैंने इतना लिखा था, ठीक है। अब इसी को मैंने सॉल्व कर दिया था। अब जैसे कि कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें तो बताया था कि एवरेज में सबको जोड़कर और 6 जितना हो टर्म्स होता है उतने से भाग कर दो, तो आपने तो 464 को जोड़कर बटे 6 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें 150 के में से परसेंट दे रखा था, 88% दिया था, 84% दिया था, ये परसेंट नहीं होता ना, अगर परसेंट की जगह होता 150 में से 88 नंबर आए, 150 में से 84 आए, तब हम जोड़ रहे थे, जोड़कर और क्या करते कि जोड़कर 150 से, सॉरी 150 से कह रहा हूँ, 6 से भाग कर देते, आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परसेंट दे रखा था, इसीलिए हमने ये सारा काम करा, ये सारा सही नोटंकी करी, ठीक है। तो समझ में आया कि मैंने ये एकदम से कैसे लिखा था, इसीलिए लिखा था। इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करा इस तरीके से, इसमें से हमने 150/100 कॉमन ले लिया, फिर ये कर दिया, इसको जोड़कर यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर 6 से भाग कर दिया क्योंकि एवरेज निकालना है। और इसको काटने के बाद क्या है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, और इस 3 से ये ऊपर वाला 3 है, ठीक है, 6 काटे 2 आ जाएगा। ये जो बटे में ऊपर जो बटे में होता है वो नीचे आ जाता है, और नीचे जो बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 6 4 ऊपर बचा, नीचे बचा 4, 2 दूनी 4, इसे भाग कर दो 1, 4 कम 4, 4 6 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर 116 दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्वेश्चन तीसरा था ना हमारा, तीसरा क्वेश्चन, हाँ पहला आंसर देखा 116, ठीक है, इसमें पहला आंसर है, पहला है, समझ गए। अब एक चीज़ और कि मैंने ये सब चीज़ें माइंड में कैसे कर ली, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ पहले कई, इसलिए मैंने कर लिया। अब आप लोगों ने कर लिया तो आप लोग भी आगे से कर लोगे। अगर आगे कोई सेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि 150 है, ये सब परसेंटेज में दे रखे हैं, तो इन सब का परसेंटेज हम 150 को दे देंगे, इस 150 को हम इन सबसे गुणा करनी है, तो 150 हमने कॉमन ले लिया और परसेंटेज कॉमन ले लिया, तो 150/100 हमने कॉमन ले लिया। अब इन सबको जोड़ देंगे हम, इन सबको जोड़ के 150 बटे, ये करा नहीं हमने, 150/100 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि हमें पता था 150 की गुणा इन सबसे होगी, जब सबसे करनी है तो कॉमन ले लो, जोड़कर एक बार बाद में कर देंगे, एक बार इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इससे अच्छा है कि इन सबको जोड़ लो, एक ही बार कर देंगे अकेले में बाद में, ठीक है। टोटल तो 150/100 हमने कॉमन ले लिया, 100 कहाँ से कॉमन आया, इन सब के आगे परसेंटेज लगा हुआ है ना, ये चेक करो, परसेंट का मतलब 100 होता है और बटे में वो भी, तो 150 भी कॉमन ले लिया, परसेंट भी कॉमन ले लिया। अब परसेंट को 100 ये सब करके मैंने दिखा रखा है, पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इसलिए 150/100 कॉमन लिया, इन सबको जोड़ के 464 लिख दिया, अब बटा 6 क्योंकि एवरेज निकालना था। समझ गए? चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु हैज़ स्कोर्ड, मतलब किसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, द हाइएस्ट टोटल, ठीक है, सबसे ज़्यादा टोटल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, एक साथ। कहने का मतलब है कि सभी विषयों में मिलाकर सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए। ठीक है, रक्षित ने, प्रवीण ने, अनीता ने, गरिमा ने या सूजे ने। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब हमें ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरीका क्या है, बेसिक तरीका, इन सब का हम मान निकालें पहले, फिर सबको जोड़ें, अमीषा के सारे मार्क्स निकाल के जोड़ें, रक्षित के सारे मार्क्स निकाल के जोड़ें, ऐसी सूजे के, गरिमा के, प्रवीण का, अनीता के, फिर जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो हमारा आंसर होगा। इतनी देर में तो 40 मिनट बीत जाएगा, पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा करते करते तो। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नया था थोड़ा, इसलिए मैं सेट को लेके, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे टेबल डी आई आप लेके आ रहे हो, कुछ और डी आई लेके आए नहीं रहे हो, पाई चार्ट, बार ग्राफ, कुछ नहीं भाई, मैं लेके आ रहा हूँ, इसलिए लेके आ रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, टेबल डी में जितने टाइप होते हैं करा दूंगा, मतलब जिस तरीके से आ सकता है मेरे पास जो उपलब्ध है, मेरे पास जो अवेलेबल है सेट, ठीक है, उनमें से। हालांकि बन तो कुछ भी सकता है, तो मैं जितने ज़्यादा करा दूंगा क्वेश्चन उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, और डी में यही है, डी का किसी भी टॉपिक में जिससे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप लोग को नॉलेज होती रहेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जिसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए, तो हमसे पूछा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स पता करने के लिए इसमें हम क्या सोच सकते हैं, इसमें हम ये सोच सकते हैं, हम पहले ये देखें कि 150 मार्क्स का ये भी 100 मार्क्स का, ये 150 मार्क्स का, ये 125 का, ये 75 का, ये 50 का, यानी ये एग्ज़ाम जो भी सब्जेक्ट है इतने इतने मार्क्स के हैं टोटल मार्क्स। अब हम ये देखते हैं कि किन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, ये चेक करो। क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, गरिमा के 90 मार्क्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब ब्रांड मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 88 गरिमा के, इसमें भी गरिमा के, इसमें भी गरिमा के, सबसे हाईएस्ट मार्क्स। तो 150 में जो सबसे ज़्यादा है उसमें 90% मार्क्स गरिमा के हैं। अब 100 में से 90% मार्क्स गरिमा के हैं, यानी 2 सब्जेक्ट में गरिमा के 90 मार्क्स, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, अभी तक नहीं, सबसे ज़्यादा इसमें 56, हाँ इसी गरिमा के ही है। ठीक है, अब इस वाले में 96, देखो ये भी गरिमा के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, 125 वाले में 96, ये रक्षित के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, रक्षित को नोट करके रखना। ठीक है, और सर्विस मार्केटिंग में ये भी रक्षित के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि 92 से ज़्यादा नहीं है। और ट्रेनिंग डेवलपमेंट में ये है अमीषा के, यानी कि एक बात सीखो, देखो 50 नंबर का है, इसमें 90, तो 50 में 50 का 90% कितना ही होगा, थोड़ा सा ही होगा, तो अमीषा तो नहीं होगा, क्योंकि अमीषा एक सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, इसका मतलब अमीषा तो नहीं होगा। और रक्षित के 2 सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, बाकी में ठीक है 88 है, 84, 82, 76, लेकिन 2 सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। लेकिन गरिमा के 1, 2, 3 सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, और बाकी में भी ठीक हैं 76, 84, 86, 3 सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो हमें देख के पता लगा कि गरिमा के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। अब एक डाउट ये भी है कि नंबर तो सबके आसपास हैं, रक्षित के भी गरिमा के भी, बस 2 सब्जेक्ट में ये ज़्यादा है तो 3 सब्जेक्ट में ये ज़्यादा है। ठीक है, तो एक चीज़ और देख सकते हैं हम, क्या कि जो सबसे ज़्यादा नंबर वाले पेपर हैं 150 और 150, उसी में गरिमा के सबसे ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें गरिमा के नंबर ज़्यादा होंगे। और रक्षित का क्या है कि दो सब्जेक्ट में ज़्यादा तो हैं, लेकिन एक में 125 नंबर का पेपर है, एक में 75 नंबर का, तो ज़्यादा लाकर भी वो गरिमा से कम ही है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, तो गरिमा के 1, 2, 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, और सबसे ज़्यादा पेपर वाले में सबसे ज़्यादा, जिस पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसी में गरिमा के सबसे ज़्यादा मार्क्स भी आए। ठीक है, तो गरिमा हमारा आंसर हो जाएगा। अब गरिमा कौन से नंबर पे, हमसे पूछा कि किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं टोटल सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, तो गरिमा के ही आए हैं। ये हमने अंदाज़ा लगाया है। ठीक है, आप चाहें तो निकाल के देख सकते हो, 90% निकालो 150 का, 88%, 100 का, 96%, 150 का, 76%, 125 का, 84%, 75 का, 86%, 50 का, ये जोड़ लेना और इन सब का निकाल के देख लेना, गरिमा का ही आएगा। ठीक है, चलिए गरिमा हमारा कौन सा आंसर है, फोर्थ आंसर हमारा गरिमा हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, तीसरा था क्वेश्चन, चौथा था शायद है, 5वां ये हो जाएगा। हाँ, इसका नया डी आई आ जाएगा। ठीक है,
अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि सभी विषयों में मिलाकर सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, ठीक है, बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि कितने विद्यार्थियों ने एक से अधिक विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि एक से अधिक अंकों में किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके एक से अधिक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। अभी हमने देखा है कि अभी हमने क्या चेक किया कि गरिमा और रक्षित ही दो लोग ऐसे थे जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, वो भी एक से अधिक सब्जेक्ट में। एक अमीषा था जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे 90, लेकिन अमीषा के केवल एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन में पूछा कि एक से अधिक कितने लोगों के सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, एक से अधिक। अगर गरिमा अमीषा के 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स होते तो अमीषा को भी हम गिन लेते, ठीक है, तो अमीषा को नहीं गिनेंगे। रक्षित के 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स थे, एक 96 और 92, इन दोनों में, तो इसको गिनेंगे, एक आदमी मिल गया। सूर्य के तो किसी में भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं है। गरिमा के 1, 2, 3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स, तो गरिमा को भी गिनेंगे। प्रवीण का किसी में हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, अनीता का किसी में हाईएस्ट मार्क्स नहीं है। यानी कि 2 लोग ऐसे हैं जिनके एक से अधिक सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं। कौन कौन है? रक्षित और गरिमा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने पूछा कितने विद्यार्थियों के एक से अधिक विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त थे, तो हमारे गरिमा और रक्षित 2 लोग मिले। अमीषा का एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स था, लेकिन उसका एक पूछा, इसमें पूछा कि एक से अधिक, ठीक है, ये एक से अधिक यानी कि कम से कम 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसे 2 ही बच्चे हमें मिले, एक गरिमा एक रक्षित, ठीक है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला सेट, ये वाला सेट कंप्लीट हो गया। इस सेट में हमने बहुत अच्छा सीखा। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, शुरुआत के 3 क्वेश्चन में टाइम टेकिंग थे, लेकिन थे नहीं, वो मैंने आपको समझाया तो लग रहा था, लेकिन लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं थे, ये 5-5 सेकंड के थे, ज़्यादा कुछ थे नहीं, ठीक है। तो ऊपर जो हमें टाइम दिया वो इन क्वेश्चनों का टाइम था जो ऊपर दिया, और ये 5-5 सेकंड में निपट गए, यानी कि 30 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलता है, तो 25 सेकंड हमारे इन दोनों क्वेश्चन के बचे, वो हमने ऊपर लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट लेके आते हैं। अब ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेट DI का, ठीक है। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं, हमारी वीडियो 40 मिनट से ऊपर हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटे से ऊपर जाएगी आज की वीडियो, लेकिन सीखने को मिला, ठीक है। चलिए पहला सेकंड सेट क्या है, किसी मतलब से पढ़ लेते हैं, दिख रहा है ना सब हाँ। किसी कंपनी द्वारा विभिन्न देशों में निर्मित और बेची गई, निर्मित यानी मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पर हुई है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का डाटा भी है, और बेची गई यानी सोल्ड का भी डाटा है, ठीक है, बेची भी गई है। कार मॉडल, हाँ, बेची गई कार मॉडल की त्रैमासिक रिपोर्ट है, यानी कि जो DI है, ये जो टेबल है, ये त्रैमासिक रिपोर्ट है, यानी कि इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार, क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ अ कार मॉडल मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय अ कंपनी इन डिफरेंट कंट्रीज, बाय अ कंपनी इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। समझ गए आप, DI को समझते हैं। DI क्या है हमारी, देखो ये कंट्री दे रखी है 1 2 3 4 5 कंट्री A B C D E, ठीक है, समझ गए। अब इनका ये डेटा है ग्लोबल प्रोडक्शन का, इन्होंने ग्लोबल कितना प्रोडक्शन करा है, A ने 25% ग्लोबल प्रोडक्शन करा है, B ने 30%, C ने 10%, D ने 20%, E ने 15%, ठीक है। अब उस ग्लोबल प्रोडक्शन में से यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ सोल्ड कार्स, यानी कि 25% जो इसने वो कर रखा है, क्या कहते हैं, जो पूरा प्रोडक्शन कर रखा है, वो जितना भी हो, अब वो जितना आएगा उसका 80%, यहाँ पे परसेंट दे रखा है, ये 80% है, 50% है, 70%, 75%, 60%, ये परसेंटेज में वैल्यू है, ठीक है। तो 80% उन्होंने कार बेच दी, ये डेटा दे रखा है, और बाकी जो 20% है वो नहीं बेची, ठीक है। तो उसका यूज होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। अभी ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कार, यानी कंट्री A में एक कार का सेलिंग प्राइस कितना है, 6,50,000। अब मुझे कैसे पता चला 6,50,000, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है इन लाख रुपीज़, ये संख्या तो दे रखी है लाख में दे रखी है, तो 6,50,000, 8,50,000, 6 लाख, 5,50,000, 7 लाख, ठीक है। तो टेबल आप लोग समझ गए। इस टेबल को देख के ये तो पता चलेगा कि हमें एक नई टेबल बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देंगे, इन सब की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन में से वैल्यू ना निकालनी पड़े, ठीक है, समझ गए। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल को पूरा पढ़ो। यहाँ पे लिखा है टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन इज 40,000 कार्स इन द गिवन क्वार्टर, यानी कि टोटल है ये ग्लोबल प्रोडक्शन कितना है ये। अब ये जो पूरा टोटल है वो 40,000 है, यानी कि 40,000 का 25% यहाँ पर दे रखा है, 40,000 का 30%, 40,000 का 10, 40,000 का 20, 40,000 का 15%, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो हिंदी में पढ़ते हैं, दी गई तिमाही में, यानी जो डेटा है तिमाही का, कुल वैश्विक उत्पादन 40,000 कारें हैं, यहाँ में दे रखा है परसेंटेज में, और 40,000 कार, यानी कि जो
इन सब का टोटल आएगा वो यहाँ पर 40,000 है, ठीक है, 40,000 है। तो 40,000 का 25% निकाल लो, वो हो जाएगा ए का ग्लोबल प्रोडक्शन। 40,000 का 30% निकाल लो, वो हो जाएगा बी का ग्लोबल प्रोडक्शन। 40,000 का 10% निकालो, वो हो जाएगा सी का ग्लोबल प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन। चलिए फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्लोबल प्रोडक्शन शॉर्टकट में, परसेंटेज ऑफ सेलिंग, सॉरी हाँ, सोल्ड कार्स एंड सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए 40,000 का 25% कितना हो जाएगा? 40,000 का 25% हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 10,000। पेंसिल तो नहीं, कभी कभी दिमाग खराब पड़ता है। 10,000, ठीक है। एक कंपनी ने 10,000 प्रोडक्शन किया पूरे 3 महीने में, तिमाही 3 महीने का वो है ना, त्रैमासिक है, त्रैमासिक रिपोर्ट है, 3 महीने में 10,000 कार्य बनाई। एंड बी ने 3 चौक 12, तो ये 12,000 हो जाएगा। और ये 4, ठीक है, और ये 20%, 4 दूनी 8,000, 15 चौक 60, 6,000, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो 40,000 का 25% 10,000, 40,000 का 30% 12,000, और 40% का 10% 4,000, 40% का 20% 8,000, 40% का 15% 6,000, ठीक है, निकाल दिया हम लोगों ने। अब ये जो आया है, अब हमें देखा परसेंटेज ऑफ सोल्ड कार्स, तो 25% जो आया है यानी कि 10,000 का 80% कार बेची है, यानी कि 80% हमें निकालना है 10,000 का, तो 8, ये हो जाएगा 8,000। अब 50% निकालना है 12,000 का, क्योंकि ये जो 30% हमें बनाया था, बी कंट्री ने 30% ग्लोबल प्रोडक्शन किया, जिसमें से दिख रहा है, जिसमें से 50% कार बेच दी, तो 50 हमें 30% की वैल्यू तो हमें मिल गई, 30% की वैल्यू हमें मिले 12,000। अब जो 50% है ये बेची हैं, वो ये 12,000 में से तो बेची हैं, तो 50% 12 का निकालेंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 6,000। और 7 हम ये जो 70% है वो है 4,000 का, 7 चौक 28, 2,800। अब जो 75% है वो है 8,000 का। 75% की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, 75% होता है 3/4, क्योंकि ये 25% का 3 गुना होता है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 75% 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 का मतलब है कि अब हमें 75% निकालना है 8,000 का, क्योंकि 75% दे रखा है, 20% हमारा कितना निकला 8,000, तो 8,000 यहाँ पे आया है, तो 75% निकालेंगे 8,000 का, तो 75% 8,000 का निकालेंगे तो पहले 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 यानी 2, और 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6,000 आ जाएगा। अब 60%, 6 36, 3,600 आ जाएगा, ठीक है, तो निकाल लिया हमने। ये जो काम हमने किया ये बहुत तेज़, बहुत स्पीड से करना है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस है नहीं, तो परसेंटेज निकाला। अब आप लोग कहोगे सर आपने इतनी जल्दी फटाक से गुणा करके पता नहीं कैसे निकाल दिया। अगर आप लोग क्या करते, आप लोग इसका निकालना होता तो क्या करते, 10,000 का 25% निकालते, फिर आप लोग क्या करते, 10,000 गुणे 25/100, जीरो काटते, 25, और इसकी गुणा करते 25% है ना, अरे सॉरी 80% है, 25% नहीं 80% है यहाँ पर, 80% निकालते, 0 से 0 कट जाता, 8 एकम 8, यानी यहाँ पे 8,000 आता। आप लोग इतना काम करते हैं, ठीक है, तो मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि ये परसेंटेज मैं आराम से निकाल लेता हूँ, ठीक है, स्पीड से निकालते। ये काम आप लोगों को स्पीड से आना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ काम होगा, वरना चले आप इस तरीके से एक एक करके निकालोगे तो पूरा तो टाइम इसी में निकलेगा, DI तो खत्म हो गई, किसी काम की नहीं रही। ये जो काम करा मैंने, ये 10 सेकंड का काम था, कुछ नहीं था, ठीक है, 10 से ज़्यादा 15 सेकंड का काम था, बस कुछ नहीं करा मैंने, है ना, समझ गए। चलिए फिर अब इसको निकालने का तरीका क्या, जैसे मैंने किस तरीके से निकाला, मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि जल्दी निकाल दिया, कैसे निकाला। 25% की वैल्यू 40,000 में से मुझे निकालना है, 25% निकालना है, ठीक है, 40,000 का 25% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 25 चौका 100, 100 का मतलब, अब 100 का मतलब 40,000 में से 25%, 100 तो होगा नहीं, 100 तो होगा नहीं, 1,000 भी नहीं होगा, तो मैंने अंदाज़ा लगाया 10,000 ही आएगा इसका, और 10,000 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से करा। फिर क्या करा मैंने, अब मेरे को बोला 40,000 का 30% निकालो, 30%, अच्छा इधर चलो, 30%, 40,000 का 30% निकालना है, तो मैं 4 दिया 12 कर दिया। अब 12 का मतलब 120 तो होगा नहीं, 1200 तो होगा नहीं, क्योंकि 40,000 का 30%, 120 और 1200 तो होगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो 12,000 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने करा, मैंने बस शुरुआत को अंक करा और अंदाज़ा लगा के निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी, ये प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है, ऐसे नहीं आएगी, समझ गए। अब जैसे 40,000 का
10% निकालना है तो 4 एकम 4, तो अब 4 दिखा, अब 40% का 10% निकालना है तो 4 एकम 4 गुना कर दी मैंने, 400 तो होगा नहीं, 40 तो होगा नहीं, जाहिर सी बात 4000 होगा, 4000 लिख दिया मैंने यहाँ पे नोटबुक में। अब 40% का 20% निकालना तो 4 दूनी 8, जाहिर सी बात 80 तो होगा नहीं, 800 तो होगा नहीं, 8000 ही होगा 40% का 20%। अब 40% का 15% कितना हुआ, 15 चौके 60, 60,000, वो 15 चौके 60 यानी 6000 होगा, क्योंकि 40,000 है ना, 40,000 में 15% 6000 ही होगा। इस तरीके से निकाल रहे हैं फटाफट, ठीक है, मैंने बस गुणा करी फटाफट निकाल दिया। ये सेम तरीका, अब मुझे 10,000 का 80% निकालना था तो 8 की गुणा कर दी मैंने 1 से, 8 एकम 8, अब 800 तो होगा नहीं, 80 भी नहीं होगा, 8000 ही होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से निकाला, इसी तरीके से आपको भी करना है, समझ गए आप लोग। चलिए फटाफट हमने ये समझ लिया, इसका सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं यहाँ पे 6.5 लिखा है, 8.5, 6, 5.5, 7, तो हमारी टेबल बन गई ये, इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, नहीं यार ये बटन बार बार की दब जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर, दिख रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्रीज ए एंड बी टुगेदर एक साथ, एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्रीज सी एंड डी टुगेदर एक साथ, है ना। तो देश ए और बी में मिलाकर निर्मित कारों की कुल संख्या, देश ए और बी में मिलाकर, ठीक है, देश ए और बी में मिलाकर जो निर्मित की गई है, बनाई गई हैं, ए और बी में कौन कौन सी बनाई गई है, 10,000, ए में बी में 12,000, 22,000 हो गया, ए प्लस बी का बराबर आ गया 22,000, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देश सी और डी में मिलाकर निर्मित कारों की कुल संख्या, सी और डी में मिलाकर 8 4 12,000 बनी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि कुल संख्या के बीच क्या अंतर है, तो ये तो बहुत ही इजी सवाल था ये। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, 22 और 12 घटा 10,000 का अंतर आ जाएगा इन दोनों के बीच, 10,000 आंसर हो जाएगा हमारा। 10,000 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है, फिनिश हो गया, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कंट्रीज ए एंड बी टुगेदर फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, ठीक है, यानी कि क्वार्टर मतलब पर्टिकुलर क्वार्टर मतलब त्रैमासिक की बात हो रही है, जो कि हमें डेटा दे रखा है टेबल में, ठीक है, जो हमने टेबल बनाई है, तो उससे मतलब नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि देश ए और बी में मिलाकर बेची गई कारों की कुल संख्या, ए और बी में मिलाकर बेची गई कारों की बात हो रही है यहाँ पे, ए और बी में मिलाकर बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है भैया, ये चेक कर लो, ए ये रहा, बी ये रहा, बेची गई कार ये रही, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, तो ए और बी की जो बेची गई कारें कितनी है 8,000, सॉरी 14,000, 14,000 हो गई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कुल संख्या उस विशेष तिमाही में सभी देशों, उस विशेष तिमाही में सभी देशों में मिलाकर निर्मित, अब बेची गई नहीं, अब निर्मित कुल कारों का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये था बेची गई कारों का डेटा, ये निर्मित यानी जो मैन्युफैक्चर्ड की गई है, ठीक है। तो ये सोल्ड कार का डेटा था, तो ए और बी का सोल्ड कार का पूछा था 14,000, ये कितना परसेंट है सभी देशों के द्वारा बनाई गई टोटल कारों का, कितना परसेंट है, तो सभी देशों के द्वारा बनाई गई टोटल कार कितनी थी, 40,000 थी, 40,000 था नहीं था ऊपर लिखा हुआ था, तभी तो हमने परसेंटेज में से 40,000 के परसेंटेज में से निकाला यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, ये टोटल कितना है 40,000, ये टोटल प्रोडक्शन 40,000 है, 40,000 में तो 25% निकाला तो वहाँ पे 10,000 आया, ठीक है, समझ गया। चलो तो हमसे ये पूछ रहा है कि 40,000 है टोटल निर्मित सभी कारों का, सभी देशों का पूछा है ना, सभी देशों द्वारा निर्मित टोटल कारों का कितना परसेंट है, 14,000, ठीक है। तो 14,000 40,000 का कितना परसेंट है निकालने के लिए क्या करेंगे, 14,000 बटे 40,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, गुणे में 100। अब ये इजी कैलकुलेशन है, तो हम इसको उस तरीके से नहीं करेंगे, परसेंटेज वाले की अनुमान लगाएंगे कितना परसेंट है, उस तरीके से नहीं करेंगे, इससे हम ईजिली कर लेंगे। कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 14 पंजे 70, पैन नहीं चला, दिमाग अटक अटक के चल रहा है, 2 से भाग कर दो 35, यानी 35% आ गया टोटल। अब 35% आंसर दे रखा है, थर्ड आंसर है 35%, ठीक है, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है।
अब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स विच रिमेन्ड, यानी बची हुई, जो रिमेन अनसोल्ड यानी जो बिकी नहीं थी, ठीक है, इन द गिवन क्वार्टर इन द कंट्रीज सी एंड ई टुगेदर, यानी सी एंड ई कंट्री में जो कारें नहीं बेची थी उनका सम क्या है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। देश सी और ई में मिलाकर दी गई तिमाही में बिना बिकी कारों की कुल संख्या कितनी है, ये तो पूछ रहा है। तो देख लो, सी और ई की बात हो रही है। सी और ई में, ये दिख रहा है, सी और ई में, सी में टोटल कार बनी 4000, ई में टोटल कार बनी 6000, लेकिन सी में 4000 में से 2800 बिक गई, तो कितनी नहीं बिकी, 2800 में 4000 घटा दो 1200, ठीक है, सी का आ गया 1200। अब ई 6000 में से 3600 बिक गई, तो कितनी नहीं बिकी, 2400 नहीं बिकी हमारे पास ई में। अब वो ये पूछ रहा है कि 1200 2400 कितना है, तो 1200 2400 कितना हो गया, 3600 हो गया, 3600 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 3600 ऑप्शन में है, 1 2 3 4, लास्ट ऑप्शन वी ऑप्शन है 3600, ठीक है, समझ गए। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। देखो देश, इसमें सॉरी इंग्लिश में पहले बताता हूँ, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, रेशियो पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, सेल्स इन रुपीज़ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कंट्री डी, यानी डी में जो कारें बिकी हैं उनका मतलब कितने रुपए में बिकी हैं, ठीक है, तो उनका रेशियो, एंड द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कंट्री ई, यानी डी और ई में जो कारों की जो वैल्यू है, टोटल जो बिकी कारें, जो कारें बिकी हैं उनकी वैल्यू, उनके बीच रेशियो बताना है, डी के बीच और ई के बीच। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। देश डी में बेची गई कारों की कुल संख्या की बिक्री, बेची गई कार नहीं, बेची गई कारों की कुल संख्या की बिक्री रुपए में, और देश, अब तो लिखे ही नहीं है यहाँ पे, ई होगा, ठीक है, आप लोग कर लेना, गलती हो गई। देश ई में बेची गई कारों की कुल संख्या की बिक्री के बीच क्रमशः अनुपात बताइए। तो देश डी, यानी कि डी और ई के बारे में पूछा है, तो डी और ई के अनुपात पूछा है, डी का पहले पूछा तो डी पहले लिखेंगे, ई का बाद में पूछा तो ई बाद में लिखेंगे, ठीक है। रेशियो को, बेसिक ऑफ रेशियो मैंने करवाया था ना आप लोगों को पहले या दूसरी वीडियो में, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में हम डिविजिबिलिटी का यूज़ करेंगे, उस डिविजिबिलिटी के यूज़ के अकॉर्डिंग हम आंसर लेके आएंगे, ठीक है, वो सॉरी डिविजिबिलिटी रूल्स के हेल्प की सहायता से, हेल्प से आंसर लेके आएंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए आंसर में देगा 55 47 52 47 53 44 55 42 52 45, ठीक है, समझ गया, रेशियो समझ गया। अब हमें बोला क्या है, देश डी में बेची गई कारों की कुल संख्या की बिक्री, तो देश डी में कितनी कारें बेची गई, 6000। अब 6000 की कीमत क्या है, 6000 कारें बेची गई। अब एक कार की कीमत क्या है, 5,50,000, ठीक है, तो 5,50,000 की गुणा कर देंगे हम 6000 में, तो टोटल कार की आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो 2 3 गुणे 5.5, ठीक है, बटे, अब किसका पूछ रहा है, देश ई में बेची गई कारों की कुल संख्या, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, ई में बेची गई कुल कारों की संख्या, तो देश ई में कितनी बेची गई, 3600। और एक कार की कीमत क्या है, 7 लाख, ऊपर लिखा है ना सेलिंग प्राइस, देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से, देखो यह है सेलिंग प्राइस ऑफ वन कार, एक कार की कीमत है ये, और बेची कितनी है, देश और डी और ई में, एक में देश डी में बिकी, डी में बात कर रहा था ना, हाँ डी और ई, देश डी में 6000 बिकी है, तो एक कार की कीमत 5,50,000 है, तो ई का मतलब 5,50,000 की गुणा हम 6000 में कर देंगे, तो सारी कारों की कीमत आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे मैं लिख भी रखा था, लाख में थे ये सब, और एक कार की कीमत थी, यहाँ लिखा हुआ साफ। चलो अच्छा, इसकी जरूरत नहीं, अब सवाल करते हैं, चलो। तो देश ई में 3600 बिकी हैं, 7 से गुणा कर देंगे, सारी कारों की कीमत आ जाएगी, गुणे 7, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। हमें यहाँ पे 55 दिख रहा है, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे समझो 55 है, ठीक है, 55 दिख रहा है, 55 का मतलब क्या है, यहाँ पे 11 गुणे 5 है, यहाँ पे 7 है, एक 7 है नीचे, ऊपर क्या है, ऊपर 11 और 5 है, क्या नीचे 11 है, 3 6 में 3 3, नहीं यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे भी 11 नहीं है, यानी कि हमारे आंसर में 11 तो आएगा ही आएगा, वो भी ऊपर की तरफ मतलब डी का जो रेशियो होगा वो 11 आंसर में दिखेगा हमें कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आप आंसर में चेक करो 11 कहाँ, किस ऑप्शन में 11 है,
पहले ऑप्शन में ऊपर की तरफ 11 है, ऊपर का मतलब हम इसको 55 रेशियो 47 क्या लिख सकते हैं, 55/47 लिख सकते हैं। तो 55 जो है वो ऊपर का रेशियो है, 47 जो नीचे का रेशियो है, इस तरीके से है, समझ में आया। तो ऊपर वाले में हमें 11 बच रहा है, क्योंकि अगर नीचे 11 आता तो 11 से 11 कट जाता तो हमारे आंसर में 11 नहीं दिखता, लेकिन ऊपर 11 है, इसका मतलब आंसर में 11 आएगा, कहीं ना कहीं दिखेगा। 55 में 11 आता है, 11×5 = 55, ठीक है। इसमें नहीं आता तो बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, और हाँ चौथे में 55 आ रहा है, इसका मतलब पहला और चौथा, पहले चौथे आंसर की उम्मीद है कि इन दोनों में से कोई सही होगा। अब ये इसमें भी 11 नहीं आ रहा तो ये भी कट गया, यानी कि हमने बस 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमने 3 ऑप्शन कट कर दिया कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे, दूसरा, तीसरा और पाँचवा, ठीक है। अब आंसर क्या हो सकता है हमारा, 55/47 और 55/42। पहला हमारा ऑप्शन है 55/47, 47 है ना, हाँ। दूसरा ऑप्शन, सॉरी दूसरा नहीं, पाँचवा नहीं, चौथा ऑप्शन है हमारा 55/42, ठीक है। तो 55 तो आएगा ही आएगा, ये तो हम समझ गए। कैसे समझ गए कि 11 ऊपर है और 55 में ही 11 आएगा, बस, ठीक है, समझ गए। अब आगे चेक करते हैं, नीचे 7 है, क्या ऊपर 7 है, 6000 में कहीं 7 नहीं आएगा, कन्फर्म है। 11/5 यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर भी 7 नहीं है, इसका मतलब नीचे 7 भी आएगा। 3600 में 3600, ये तो पहले छोड़ो, ये तो अलग छोड़ो। 55 में 11 दिखा, ऊपर 11 मिल गया हमें, दो ऑप्शन मिले। 7 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर 7 नहीं है। अगर ऊपर 7 होता तो 7 से 7 कट जाता, यानी आंसर में 7 नहीं आता। इसका मतलब ऊपर 11 आना चाहिए, नीचे 7 आना चाहिए, आंसर में दिखना चाहिए। तो ऊपर तो 11 में मिल गया 2 ऑप्शन में, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, और इसमें 47 में 7 नहीं है, 42 में 7 है, 7×6 = 42, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स का यही फ़ायदा है जो मैं सिखाया, इसको गुणा करते हल करते टाइम लग जाता, ठीक है। बस 2 डिविजिबिलिटी रूल्स की सहायता से मैंने आंसर निकाल दिया, एक 11 और एक 7, समझ गए। बस हमें ये चेक करना था, कुछ चेक नहीं करना था, ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। यदि देश सी में, देश सी की कंट्री सी की बात हो रही है, देश सी में एक कार के निर्माण की लागत 4.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो उस कंपनी में बेची गई कारों पर कंपनी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है। पहले इंग्लिश में बता दो, फिर समझाता हूँ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन अ कार, मैन्युफैक्चरिंग अ कार इन कंट्री सी इज रेट है 4,50,000, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट, यानी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, अर्नड बाय द कंपनी, उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ऑन विच कार्स वर, यानी जो सोल्ड, जो बेची गई हैं, इन द सेम कंपनी, ठीक है, सेम कंपनी, यानी कि सी में, अब मैं समझा रहा हूँ, टेबल पर दिखा दे रहा हूँ। ये पूछ रहा है, इसे साइड करते हैं, 1 मिनट। पूछ रहा है कि सी कंपनी सी में एक कंपनी की कीमत 6 लाख हमें बता रखी है, और उसने हमें ये एक्स्ट्रा हमें ये बताया है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग करी है, उसने 4000 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करी है, कंपनी का 4000 कार मैन्युफैक्चरिंग की है, और 2800 बेची हैं। तो बेचने पर उसे एक कार पड़ रही है 6 लाख की, जब बेच रहा है तो एक कार 6 लाख की बेच रहा है, लेकिन उसने बनाई कितनी की एक कार, तो बनाने की कीमत हमें क्या दे रखी है कि एक कार उसने 4,50,000 में बनाई है, एक कार की कीमत, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी में एक कार के निर्माण की लागत में बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की कीमत, ठीक है। तो उसे 4000 बनाई, और बनाने एक कार की कीमत बनाने में 4.5 लाख आ रही है। इसका मतलब है, बनाने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस उसकी एक कार की कितनी है, 4,50,000, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस उसका कितना है, यानी बेच कितने में रहा है, 6 लाख में, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो फिर अब ये पूछ रहा है वो कि क्या पूछ रहा है, वो पता कर लेता हूँ। हाँ, कंपनी द्वारा जो बेची गई कारों पे कितना लाभ उसने कमाया, यानी कि उसने सी ने 2800 कारें बेची, तो 2800 कारें बेच कर उसने कितना लाभ कमाया, क्योंकि बना तो 4.5 लाख में एक कार बना रहा है और बेच रहा है 6 लाख में, तो उसने 2800 कारें बेचकर कितना लाभ प्रतिशत कमाया, ये बताना हम लोगों को, ठीक है। चलिए फिर इसमें 2 फार्मूलों का यूज होगा। दोनों फार्मूले कौन कौन से हैं चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैं लिख के लाया हूँ। एक तो है कि पहले लाभ निकालोगे तभी लाभ प्रतिशत निकाल पाओगे ना। तो लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, हमारा लाभ निकल आएगा, क्योंकि हम बेच इतने में रहे और बनाई इतने की है, तो दोनों को घटा दो, हमारा जो बचेगा वो हमारा लाभ हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6 लाख, इतने बड़े बड़े नंबर छोड़ो,
4.56, इसको 6 लाख मानो, इसको 4.5 लाख, यानी कि 4,50,000 मानो, ठीक है। चलो जीरो से कोई मतलब नहीं है, इसे ये 6 लाख है, ये 4.5 लाख है, यानी 4,50,000 है, ठीक है। तो 6 में से अगर हम 4.5 घटाएंगे तो पहले 6 में से 4 घटाओ, बचा 2, अब 2 में से 0.5 और घटा दो, तो क्या बचेगा हमारे पास 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख यानी 1,50,000 बचा, यानी तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट लाभ कितना हो गया 1,50,000, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालना, अगर वो हमसे कहता कि 2800 कारें उसने बेची, 2800 कारों में उसने कितना लाभ कमाया, तब हम क्या करते, एक कार में लाभ उसने कमाया 1.5 लाख, और 2800 में कितना कमाएगा, 2800 गुणा 1.5 लाख कर देते, तो हमें 28 कारों में जितना लाभ कमाया वो मिल जाता। लेकिन उसने लाभ प्रतिशत पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है कि जो लाभ हमें मिला एक कार में मिल रहा है वो बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100, यानी कि लाभ कितना मिल रहा है हमें, लाभ प्रतिशत हो गया हमारा, यानी प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ कितना मिल रहा है 1.5 लाख, और सीपी कितना हमारा, यानी कॉस्ट प्राइस, बनाने की कीमत क्या है, बना कितने में रहा है 4.5 लाख, ठीक है, गुणा 100। अब क्या करना है हम लोगों को, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये बचा 15, ये बचा 45, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि 1/3 गुणा 100। इसको भूल जाओ, हमारा जो मेथड है उसमें हम इसको भूल जाते हैं। हमें पता है 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 33.33%, तो 33.33% कमाया उसने लाभ। अब इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, ये दोनों सेम है, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/3। सिंप्लीफिकेशन में मैंने परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को याद कराई थी बहुत सारी, उसी का फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो ये है या नहीं है, 33 सही 2/3 गलत, 35 सही 2/3 गलत, 33 गलत, 33 सही 1/3, चौथा नंबर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हो गया ना आज के क्वेश्चन। वीडियो 1 घंटे से ऊपर की चली गई है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। मेरा टारगेट रहता है कि मैं उन लोगों को समझाऊँ जिनको बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि जिनको आता है वो फिर भी मेरी वीडियो देखते हैं, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और मुझसे कुछ सीखते हैं। तो उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो आने के बाद भी मेरी वीडियो को देखते हैं, और जिनको नहीं आता है वो तो देखते ही हैं समझने के लिए। तो मैं चाहता हूँ जिनको नहीं आता उनको एकदम बेसिक से समझ में आए, बिल्कुल बेसिक से। समझ गए आप लोग। जैसे कि मैं कुछ अगर आपको दिखाऊँ तो जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, एक मिनट थोड़ा सा और टाइम लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम डीप में क्यों समझाता हूँ इतना। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जब मेरे सर ने मेरे को कराया था तो उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ कर दी थी और आंसर बता दिया था डायरेक्ट। ये कुछ उन्होंने लिख के कुछ नहीं बताया था भाई, कुछ नहीं, बस समझाया भी नहीं था, बस उन्होंने ये बताया कि ये मैंने क्यों करा, ठीक है, बस इतना बताया। तो भाई अब थोड़ा सा भगवान की दुआ से दिमाग अच्छा है तो मैं समझ गया कि सर ने क्या करा। तो मैंने यहाँ पे आपको एक एक स्टेप करके दिखाया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मुझे यहाँ पे दिक्कत हुई थी उस समय, तो मैंने बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल कर करके देखा कि सर ने जो मुझे मतलब सर ने इतना कराने के बाद समझाया था कि वो कैसे आया, तो जो कैसे आया सर ने समझाया था बोलकर, वो मैंने आपको यहाँ लिख कर समझाया, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो मैं बस वही चाहता हूँ कि मेरे से अगर 5 लोग भी पढ़ रहे हैं रेगुलर, हालांकि हम लोगों से कम 5 लोग तो ऐसे होंगे जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो 5 लोगों को एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। सिर्फ मैथ पे ध्यान मत दो, और भी सब्जेक्ट पे ध्यान दो। और DI में स्पीड लाने के लिए अगर मेरी कुछ जो मैं बताता हूँ वो फ़ायदेमंद होता है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, और क्या, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी को हेल्प होती है, ठीक है। तो मेरा टारगेट बस यही रहता है कि एकदम डीप से समझाऊँ, एक एक स्टेप करके दिखाऊँ, इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, वीडियो का टाइम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 2 DI 1 घंटे में हो रही है, इसका मतलब बहुत टाइम ले लिया हम लोगों ने ना, बस समझाने में टाइम जा रहा है। मतलब 2 DI में 5 मिनट का काम है, बस ज़्यादा कोई खास नहीं है, 5 से 6 मिनट में दोनों DI हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट DI के सेट में। और हाँ, टेबल DI में करा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ हर सेट में कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझ गए। जैसे अभी इस वाली DI में लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आ गया था, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ नया आता रहता है। और अब कोशिश करूँगा कि वो वाली DI लेके आऊँ जिसमें टेबल में मिसिंग नंबर रहते हैं, यानी कुछ नंबर दिए होते हैं, कुछ नंबर नहीं दिए होते हैं, वो हमें निकालने होते हैं, तो वो एक लेवल अप होगा कल की क्लास में, कोशिश करूँगा वही लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना अच्छी लगती हो, ठीक है। चलिए बाय।